मौत का खेल भाग 17। रुमाल। होटल सिनेरियो के स्वीट में अबीर सोफे पर बैठा हुआ था और रायना उस पर बुरी तरह से बिफरी हुई थी। वह उसके सामने खड़ी कह रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी यह सब करने की? अगर तुम पकड़े जाते तो जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होता। मेजर विश्वजीत बेहिचक तुम्हें गोली मार देता, साथ ही रिपोर्ट लिखवा देता कि तुम उसके यहाँ उसका कत्ल करने आए थे। कत्ल तो मैं करूंगा एक दिन उस हरामजादे का, अबीर ने गुस्से में कहा। इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा और उसका रास्ता अलग अलग है, रायना ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि मैं वहां मौजूद था? अबीर ने मजबूत लहजे में उससे पूछा। इसलिए कि मुझे वहां से तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। हमारे वहां पहुंचने से कुछ पहले ही तुम वहां से भाग गए थे, रायना ने जवाब दिया। एक जैसा परफ्यूम तो हजारों लोग लगाते हैं, अबीर ने सफाई दी। मैं जानती थी तुम नहीं मानोगे, इसलिए मैं मौके से तुम्हारा यह रुमाल उठा लाई हूँ, रायना ने पर्स से रुमाल निकालते हुए कहा। वह तो कहो इसे किसी ने देखा नहीं, क्योंकि मेरी ही नजर सबसे पहले इस रुमाल पर पड़ी थी और मैं इसी पर जाकर खड़ी हो गई थी। यह देखो, इस रुमाल पर तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल भी है। अब भी तुम्हें इनकार है? रायना ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ डार्लिंग, मैं वहां गया था। वह हरामजादा अपनी पार्टी में सिर्फ तुम्हें बुलाता है, मुझे नहीं। इसलिए मैं पुतला गिराकर उसे खौफजदा करना चाहता था। बकवास मत करो, वह खौफजदा होने वालों में से नहीं है। तुम्हारे जैसे सैकड़ों उसकी जेब में पड़े रहते हैं। रायना का लहजा अब भी गुस्से से भरा हुआ था। तुम तो ऐसे उसकी तरफदारी कर रही जैसे मुझसे नहीं तुम्हें उससे इश्क हो, अबीर ने नाराजगी जताए हुए कहा। हर रिश्ते का मतलब इश्क नहीं होता है। वह मेरा फैन है और मैं उसकी कदर करती हूँ, रायना ने कहा। चलो छोड़ो इसे, तुम भी कौन सी बातें ले बैठी? अबीर ने रायना का हाथ खींचकर उसे अपने बगल बैठाते हुए कहा। वादा करो अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, रायना ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा। वादा करता हूँ, अबीर ने कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद अबीर ने उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, डार्लिंग, अब हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, जब तक डॉक्टर वीरानी के केस की फाइल क्लोज नहीं हो जाती। हमें शादी नहीं करनी चाहिए, वरना हम फंस जाएंगे, रायना ने उसे समझाते हुए कहा। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह 2 घंटे की मुलाकात से मुझे खुशी नहीं मिलती, अबीर ने कहा। मजबूरी भी समझा करो, रायना ने कहा और उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। डीएनए रिपोर्ट, क्या नतीजा निकला छापेमारी का? इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने कोतवाली इंचार्ज मनीष की तरफ देखते हुए पूछा। सारी बातें आपके कहने के मुताबिक ही निकली, मनीष ने कॉफी मग को टेबल पर रखते हुए कहा। 31 दिसंबर की रात को शरबतिया हाउस के पास के फार्म हाउस पर भी पार्टी थी। वहीं से कुछ लोग रात के अंधेरे में शरबतिया हाउस की दीवार फांदकर अंदर घुस आए थे। उन्होंने एक हिरन का शिकार किया था और उसे लेकर अपने फार्म हाउस पर चले गए थे। फार्म हाउस से हिरन की खाल बरामद हो गई है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? इंस्पेक्टर सोहराब ने पूछा। पहले तो इनकार करते रहे, उसके बाद जब वहां से खाल और हड्डियां बरामद हो गईं, तो उनके पास इनकार का रास्ता नहीं बचा, मनीष ने कहा। इंस्पेक्टर सोहराब ने मोबाइल में मेल पढ़ते हुए कहा। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी कुछ देर पहले आ गई है। शरबतिया हाउस में मिला खून किसी जानवर का ही था। मुझे क्या करना है? कोतवाली इंचार्ज मनीष ने पूछा। हिरन के शिकार का केस आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए, उसका खुफिया विभाग से सरोकार नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे रिपोर्ट ले लूंगा, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। इसके बाद मनीष उठ खड़ा हुआ। उसने इंस्पेक्टर सोहराब और सार्जेंट सलीम से हाथ मिलाया और वहां से रवाना हो गया। सार्जेंट सलीम ने जेब से पाइप निकाला और उससे वान गॉग तंबाकू भरने लगा। तंबाकू की खुशबू आसपास फैल गई थी। विंसेंट वान गॉग नीदरलैंड के मशहूर पेंटर थे। उनके नाम पर ही इस तंबाकू का नाम पड़ा है। यह पाइप में पीने वाली खुशबूदार तंबाकू होती है।
खास बात यह है कि इस तंबाकू के हर पाउच पर वान गॉग की कोई न कोई पेंटिंग की तस्वीर जरूर होती है। सूरजमुखी और द स्टारी नाइट को वान गॉग की बेहतरीन पेंटिंग माना जाता है। लाइटर से पाइप सुलगाने के बाद सार्जेंट सलीम ने कहा, अगर लाश डॉक्टर वीरानी की निकली तो केस 90% हल ही हो गया। उसकी इस बात का सोहराब ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे सलीम बुरी तरह खींच गया। उसने तुरंत ही अपनी खींच भी जाहिर कर दी। इस बंदे को भी केस के बारे में कुछ जानकारी मुहैया करा दी जाए तो यह भी कारआमद हो सकता है। क्या जानना चाहते हो? इंस्पेक्टर सोहराब ने गंभीरता से पूछा। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या आपको यकीन है कि लाश घर में मिला शव डॉक्टर वरुण वीरानी का ही है? सार्जेंट सलीम ने कहा। शक तो ऐसा ही है, सोहराब ने जवाब दिया। इस शक की कोई वजह भी तो होगी? सार्जेंट सलीम ने पूछा। लाश के कान को देखकर उनके बाएं कान की लौ कटी हुई थी, सोहराब ने कहा। मैं समझा नहीं आपकी बात, सार्जेंट सलीम ने पूछा। उन पर एक बार जानलेवा हमला हुआ था, तब गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी, इंस्पेक्टर सोहराब ने बताया। इसकी वजह से उनके बाएं कान की लौट कट गई थी, लेकिन उन पर हमला करने वाला कभी पकड़ा नहीं जा सका। इस बार वह बहुत आसानी से शिकार बना लिए गए, सार्जेंट सलीम ने चिंता भरे स्वर में पूछा। वह एक साइंटिस्ट थे, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी क्या? दी गई थी। उनके पास 2 कमांडो थे जो उनके साथ ही लगातार रहते थे, लेकिन प्राइवेट पार्टियों में जाते वक्त वह उन्हें साथ नहीं ले जाते थे, सोहराब ने बताया। जब आपको इतना सब पता है तो यह भी जानते होंगे कि उन्हें क्यों कत्ल किया गया है? सलीम ने इंस्पेक्टर सोहराब को टटोलने वाली नजरों से देखते हुए पूछा। उसकी बात का इंस्पेक्टर सोहराब ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह में सिगार फंसी हुई थी और वह लाइटर से उसे जला रहा था। सिगार जला चुकने के बाद सार्जेंट सलीम ने अपना सवाल फिर से दोहरा दिया। इस पर सोहराब ने कहा, वक्त आने पर सब बता दूंगा। अभी केस की कई सारी कड़ियां जुड़ना बाकी हैं। अभी यह बात हो ही रही थी कि सोहराब के फोन पर मैसेज की टोन बजी। उसने मेल बॉक्स खोल लिया और बहुत ध्यान से अभी आई मेल को पढ़ने लगा। पढ़ चुकने के बाद उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए एक चमक आई। उसके बाद वह गहरी चिंता में डूब गया। वह कुछ देर यूं ही बैठा रहा। सलीम उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत ध्यान से देख रहा था। सोहराब कुछ देर यूं ही बैठा रहा। उसके बाद उसने कोतवाली इंचार्ज मनीष को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होते ही सोहराब ने कहा, लाश घर में एक शव रखा है। उसका चेहरा तेजाब से झुलसा हुआ है। इस बारे में लाश घर इंचार्ज से तस्दीक कर लेना। तुम लाश लेकर ड्यूटी में लगे दोनों सिपाहियों के साथ तुरंत शरबतिया हाउस पहुंचो। सोहराब ने फोन काट दिया। उसके बाद उसने राजेश शरबतिया को फोन मिला दिया। राजेश शरबतिया की आवाज आते ही सोहराब ने कहा, आप शरबतिया हाउस पहुंचिए। अब से ठीक आधे घंटे बाद रायना को भी फोन करके वहीं बुला लीजिएगा। इसके बाद सोहराब ने फोन काट दिया। वह सोफे से उठकर मेकअप रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वह निकला तो उसका हुलिया बदला हुआ था। वह मजदूर के गेटअप में था। सार्जेंट सलीम उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, मगर उसने कुछ पूछा नहीं। सोहराब ने आते ही सार्जेंट सलीम से कहा, आओ चलते हैं। लेकिन कहाँ? सलीम ने पूछा। शरबतिया हाउस, इंस्पेक्टर सोहराब ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सलीम उठकर खड़ा हो गया। वह पार्किंग की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने घोस्ट का गेट खोला और स्टीयरिंग संभाल ली। घोस्ट को स्टार्ट किया और लॉन के पास आकर रुक गया। इंस्पेक्टर सोहराब उसके बगल आकर बैठ गया। घोस्ट तेजी से आगे बढ़ गई। रात हो चुकी थी और घोस्ट तेज रफ्तार से भागी चली जा रही थी। यहाँ से शरबतिया हाउस तकरीबन 170 किलोमीटर दूर था। हमें यह सफर हर हाल में 1.5 घंटे में पूरा करना है, इंस्पेक्टर सोहराब ने सलीम से कहा। आखिर माजरा क्या है? सार्जेंट सलीम ने पूछा। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। वह लाश डॉक्टर वरुण वीरानी की ही है, सोहराब ने कहा। आखिर सोहराब शरबतिया हाउस क्यों जा रहा था? क्या रायना अपने पति की कातिल थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।
मौत का खेल भाग 18। क्रिमिनल साइकोलॉजी। घोस्ट बहुत तेजी से भागी चली जा रही थी। शहर काफी पीछे छूट गया था। सड़क पर इस वक्त ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। वन वे होने की वजह से घोस्ट की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। यहाँ रोड लाइट नहीं थी। इसकी वजह से जहाँ तक घोस्ट की हेडलाइट्स जा पा रही थी उतना ही हिस्सा नजर आ रहा था। बाकी दूर दूर तक अंधेरे का राज था। सड़क पर टायरों की रगड़ से अजीब सी आवाज हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत सारी बदरूहें कहकहा लगा रही हैं। सलीम अभी तक सोहराब की बात में ही उलझा हुआ था। कुछ देर बाद उसने पूछा, आप इतना कंफर्म होकर कह रहे हैं कि लाशघर वाला शव डॉक्टर वीरानी का ही है? इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास उनकी पुरानी डीएनए रिपोर्ट पहले से मौजूद है। उसकी इस बात का सोहराब ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सोच में डूबा हुआ था। उसके जवाब न देने पर सलीम ने दोबारा नहीं पूछा। हालांकि सलीम की उलझन बढ़ती जा रही थी। कई सारे सवाल उसके मन में उभर रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद सार्जेंट सलीम ने पूछ ही लिया, रायना को लाशघर बुलाकर डॉक्टर वीरानी का शव वहीं उनके सुपुर्द कर देना चाहिए था। आखिर उसने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी तो दर्ज कराई है। फिर आखिर लाश को शरबतिया हाउस मंगाने की क्या जरूरत थी? मैं देखना चाहता हूं कि लाश देखने के बाद राजेश शरबतिया और रायना के चेहरे पर क्या भाव आते हैं। लाश घर में शरबतिया को नहीं बुलाया जा सकता है। वह वहां आने से इनकार भी कर सकता है, कुमार सोहराब ने समझाते हुए बताया। तो क्या राजेश शरबतिया भी संदिग्धों में शामिल है? सार्जेंट सलीम ने पूछा। बेकार का सवाल है, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा और जेब से सिगार निकालकर उसे जलाने लगा। एक सवाल और कुलबुला रहा है। पूछ लूं? सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। सारे सवाल आज ही पूछ लेना, कल मोची बुलवाकर तुम्हारा मुंह सिलवा दूंगा, सोहराब ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको इस बात का अंदाजा क्यों कर हुआ कि डॉक्टर वीरानी का शव लाशघर में हो सकता है या श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया है? एक मुहावरा सुना होगा, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अपराधी आम तौर पर रिस्क लेने से बचते हैं, इसलिए वह अपराध की वस्तु छुपाने के लिए सबसे सेफ जगह चुनते हैं। इससे वह अपने अपराध की निगरानी भी करते रहते हैं ताकि पुलिस की कारकर्दगी पता चलती रहे और वह अपने बचाव का इंतजाम कर लें, सोहराब ने कहा। मैं अब भी नहीं समझा, सलीम ने ढिठाई से कहा। गाड़ी चोर अक्सर गाड़ियों को चुराकर स्टैंड पर खड़ी कर देते हैं ताकि चोरी की गाड़ी दूर ले जाने के रिस्क से बच जाएं और गाड़ी की निगरानी भी कर सकें। यह क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है। इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने एक तीर मारा और वह निशाने पर भी लग गया, इंस्पेक्टर सोहराब ने समझाते हुए कहा। गेटअप चेंज करने के पीछे क्या प्लान है? सार्जेंट सलीम ने पूछा। दिमाग का इस्तेमाल किया करो ताकि बेवजह मेरा दिमाग न खा सको, इंस्पेक्टर सोहराब ने खींचते हुए कहा। तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं उस रात पार्टी में शामिल था। शरबतिया ने मेरा परिचय भले ही किसी से न कराया हो, लेकिन पार्टी में तो मुझे रायना ने भी देखा ही होगा। वह तुरंत मुझे पहचान लेगी। मैं वहाँ किस हैसियत से जाऊंगा? क्या शरबतिया के सामने आप अपने को प्रकट करेंगे? सार्जेंट सलीम ने कहा। तुम बाहर मेरा इंतजार करोगे, मैं लाश उठाने वाले के रूप में वहाँ जाऊंगा, सोहराब ने सिगार के धुएं का गुबार छोड़ते हुए कहा। उसने सलीम के दूसरे सवाल को नजरअंदाज कर दिया था। एक आखिरी सवाल, सार्जेंट सलीम ने कहा। आपने राजेश शरबतिया को फार्म हाउस पहुंचने के लिए कहा है। वह आपके न आने पर पूछेगा नहीं? सार्जेंट सलीम ने पूछा। क्यों बेतुक के सवाल पूछने बैठ गए हो? इंस्पेक्टर सोहराब ने बिगड़ते हुए कहा। जब लाश पहुंच जाएगी तो वह खुद ही समझ जाएगा। वैसे भी उसने मुझसे गोपनीय तौर पर मदद मांगी है। वह मेरा जिक्र रायना से नहीं करेगा। एक और सवाल, सार्जेंट सलीम ने कहा। सोहराब ने उसकी बात काटते हुए कहा। वह आखिरी सवाल था। अब आप ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए। इसके बाद दोनों ने ही खामोशी इख्तियार कर ली और सलीम ने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। फोन। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब से बात होने के बाद राजेश शरबतिया ऑफिस से तुरंत ही निकल पड़ा था।
उसने बेचैनी में कुछ देर बाद ही रायना को फोन मिला दिया था। इस वक्त रायना होटल सिनेरियो में अबीर के साथ ही थी। कई बार फोन मिलाने के बाद ही उसने फोन रिसीव किया। फोन रिसीव होते ही राजेश शरबतिया ने कहा, रायना शरबतिया हाउस आ जा, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बिजी हूँ, फोन पर ही कर लो ना, रायना ने उधर से जवाब दिया। फोन पर करने की होती तो बुलाता ही क्यों, शरबतिया ने कहा। यार समझा करो, रात हो गई है, इतनी दूर आना और फिर लौटना मजाक है क्या, रायना ने कहा। तुम शरबतिया हाउस में ही रुक जाना ना, शरबतिया ने कहा। रात में तुम तो वाइफ के साथ होगे, मुझे अकेले नींद नहीं आती है, रायना ने बेबाकी के साथ कहा। अबीर के साथ हो, शरबतिया ने भी पूछ ही लिया। तुमसे मतलब, रायना ने कहा। अच्छा सुनो, डॉक्टर वीरानी के बारे में कुछ अहम बात है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ, शरबतिया ने कहा। ओके, वेट करो मैं आती हूँ, रायना ने कहा और फोन काट दिया। शरबतिया ने ड्राइवर से गाड़ी को तेज चलाने के लिए कहा। जिस वक्त राजेश शरबतिया के पास इंस्पेक्टर सोहराब का फोन आया था, वह एक मीटिंग में था। यही वजह थी कि वह सोहराब से कुछ पूछ नहीं सका था, सिर्फ उसकी बात सुनकर रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोहराब ने उसे और रायना को क्यों बुलाया है। जैसे जैसे शरबतिया हाउस की तरफ उसकी कार बढ़ रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी कार शरबतिया हाउस पहुंच गई। लाश की शिनाख्त कुछ देर बाद घोस्ट शरबतिया हाउस के करीब पहुंच गई। इंस्पेक्टर सोहराब ने कार कुछ पहले ही रुकवा ली। सार्जेंट सलीम ने कार को सड़क से उतारकर सर्विस लेन में ले जाकर किनारे खड़ा कर दिया। उसने हेडलाइट्स बुझा दी। कार के अंदर भी रोशनी नहीं थी। यह जगह शरबतिया हाउस से कुछ दूरी पर ही थी। यहाँ से शरबतिया हाउस का गेट साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर सोहराब ने फोन निकालकर कोतवाली इंचार्ज मनीष के नंबर डायल किए। उधर से फोन रिसीव होते ही सोहराब ने कहा, कितनी दूर हो अभी शरबतिया हाउस से? तकरीबन 7 किलोमीटर दूर हूँ, मनीष ने कहा। शरबतिया हाउस से ठीक पहले वाले माइलस्टोन पर एक मजदूर सड़क के किनारे खड़ा मिलेगा, उसे लाश वाली एम्बुलेंस में बैठा लेना, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा और फोन काट दिया। सोहराब ने अपना फोन सलीम के हवाले कर दिया और एक टूटा फूटा फीचर फोन कार की डैशबोर्ड से निकालकर जेब में डाल दिया। इस काम से फारिग होने के बाद उसने सलीम से कहा, मैं शरबतिया हाउस से 5 किलोमीटर जाने के बाद एम्बुलेंस से उतर जाऊंगा, तुम्हें फोन करूंगा, तुम वहीं आ जाना। सोहराब घोस्ट से उतरकर वापस पीछे की तरफ चल दिया। माइलस्टोन आ जाने पर सोहराब सड़क के किनारे खड़ा हो गया। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था। उसने जेब से बीड़ी निकाली और उसे माचिस से सुलगाकर पीने लगा। वह अजीब से गेटअप में था। पैरों में हवाई चप्पल थी। उसने एक ढीली पतलून और मैली सी कमीज पहन रखी थी। सर पर अंगोछे की रफसी पगड़ी बांध रखी थी। कुछ देर बाद उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। मजदूर बना सोहराब थोड़ा सड़क पर सरक आया। उस पर नजर पड़ते ही कोतवाली इंचार्ज मनीष ने जीप रोक दी। इसके साथ ही पीछे आ रही एम्बुलेंस भी रुक गई। मनीष ने मजदूर बने सोहराब से कहा, तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ। सोहराब एम्बुलेंस में बैठ गया और वह चल पड़ी। कुछ देर बाद मनीष की जीप शरबतिया हाउस की तरफ मुड़ गई। गेट बंद होने की वजह से मनीष जीप से नीचे उतर आया। उसने गार्ड से गेट खोलने के लिए कहा। गार्ड ने इस बारे में फोन करके अंदर से इजाजत ली। उसके बाद उसने गेट खोल दिया। पहले मनीष की जीप और उसके बाद एम्बुलेंस अंदर पहुंच गई। दोनों गाड़ियां पार्किंग लॉट पर खड़ी हो गईं। मनीष और उसके साथ आए कांस्टेबल जीप से उतर पड़े। पूरा फार्म हाउस दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था। जब से लाश गायब होने वाला मामला सामने आया था, शरबतिया ने रोशनी बढ़ा दी थी। मनीष ने एम्बुलेंस खुलवाई और मजदूरों ने लाश के स्ट्रेचर को बर्फ के बीच से उठाकर नीचे रख दिया। उसके बाद 4 लोग स्ट्रेचर लेकर मनीष के पीछे पीछे चल दिए। इनमें सोहराब भी शामिल था। मनीष के साथ 4 लोग आए थे। बाकी बचा एक व्यक्ति लाश के साथ साथ चल रहा था।
लाश को कोठी के सामने एक खुले स्थान पर रख दिया गया। लाश से बदबू आने लगी थी। मनीष ने कोठी पर पहुंचकर सदर दरवाजे की बेल बजा दी। एक नौकर ने आकर दरवाजा खोला। मनीष ने अपना विजिटिंग कार्ड अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद मनीष को अंदर बुला लिया गया। इंस्पेक्टर सोहराब भी मनीष के पीछे पीछे तेजी से अंदर घुस गया। अंदर रायना और शरबतिया बैठे हुए थे। मनीष ने रायना को पहचान लिया था। वह अपने वकील के साथ डॉक्टर वीरानी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने आ चुकी थी। मनीष कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया। सोहराब मनीष से आधे फुट की दूरी पर खड़ा था। वह बहुत ध्यान से राजेश शरबतिया और रायना को देख रहा था। मनीष को देखकर राजेश शरबतिया ने पूछा, यस इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? हम डॉक्टर वीरानी की लाश लेकर आए हैं, कोतवाली इंचार्ज मनीष ने सपाट लहजे में कहा। यह बात सुनने के बाद दोनों को जैसे करंट लगा हो। दोनों के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ भी देखा था। कुछ देर बाद शरबतिया ने कहा, कहाँ है लाश? बाहर रखी है, मनीष ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। उसे बैठने के लिए नहीं कहा गया था, इसलिए उसका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। राजेश शरबतिया के लिए इंस्पेक्टर का ओहदा कोई मायने नहीं रखता था, जबकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसकी जेब में रखे थे। कहाँ मिली लाश आपको? इस बार सवाल रायना ने पूछा था। जंगल में, मनीष ने खुश्क लहजे में कहा। आप लोग लाश सुपुर्दगी में ले लीजिए ताकि हम लोग रवाना हो सकें। शरबतिया और रायना उठकर खड़े हो गए और मनीष और सोहराब के पीछे पीछे बाहर आ गए। मनीष उन्हें लाश के करीब लेकर आ गया। उसने जेब से एक कागज निकालकर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, मैडम आप यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए और सर आप गवाह के तौर पर उसके नीचे। पहले मैं लाश तो देख लूं, रायना ने कहा। मैडम लाश बहुत खराब हो गई है, मनीष ने बताया। फिर भी मैं बिना शिनाख्त के लाश नहीं लूंगी, रायना ने कहा। मनीष ने मजदूरों से इशारा किया और उन्होंने लाश पर से कपड़ा हटा दिया। लाश देखते ही रायना कई कदम पीछे हट गई। उसने मुंह पर रुमाल भी रख लिया था। उसने मनीष से कहा, यह डॉक्टर वीरानी की लाश नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि यह वही है? इसका चेहरा बिगड़ा हुआ है जो कपड़े लाश पर हैं। वह भी डॉक्टर वीरानी के नहीं हैं। कपड़े वाली बात सुनकर सोहराब चौंक पड़ा। क्या रायना ने लाश स्वीकार की? लाश के कपड़े का क्या राज था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 19। लाश की वापसी। शरबतिया हाउस में लाश वैसे ही रखी हुई थी और रायना शव को लेने के लिए तैयार नहीं थी। कोतवाली इंचार्ज मनीष ने रायना को समझाते हुए कहा, मैडम यह लाश डॉक्टर वीरानी साहब की ही है। हमने तस्दीक कर ली है। इंस्पेक्टर तुम मुझे मत समझाओ। मैं बिना सबूत के कैसे मान लूं कि यह डॉक्टर वीरानी की ही लाश है? मैंने उनके साथ कई साल बिताए हैं। तुम मुझे मत बताओ कि यह वही हैं, रायना ने खुश्क लहजे में कहा। मैडम डॉक्टर वीरानी के कान की तरह ही लाश का एक कान कटा हुआ है। कोतवाली इंचार्ज मनीष को अचानक याद आया। इस शहर में जाने कितने कनकटे होंगे। क्या वह सब मेरे पति हैं? रायना ने गुस्से से कहा। रायना की बात सुनकर मनीष खामोश हो गया। उसके पास यह साबित करने के लिए और कोई सबूत नहीं था कि यह लाश डॉक्टर वरुण वीरानी की ही है। राजेश शरबतिया भी असमंजस में खड़ा कभी लाश को देख रहा था तो कभी इंस्पेक्टर मनीष को और फिर रायना की तरफ कनखियों से देख लेता था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। ख्वाह के लिए मेरा इतना वक्त बर्बाद कराया, रायना ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद मनीष ने मजदूरों से लाश उठाने के लिए कहा और उसे एम्बुलेंस में रख दिया गया। इसके बाद मनीष एम्बुलेंस सहित रवाना हो गया। जीप के आगे बढ़ते ही मनीष ने इंस्पेक्टर सोहराब को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। दरअसल इंस्पेक्टर सोहराब अपना फोन सलीम के पास ही छोड़ आया था। जाने से पहले उसने फोन को फ्लाइट मोड पर कर दिया था। मनीष काफी भन्नाया हुआ था। एक तो सर्दी की रात में इतना लंबा सफर, उसके बाद उसे मनचाहा सम्मान भी नहीं मिला था।
अब बैरंग वापसी हो रही थी। सड़क दूर दूर तक खाली थी। कभी कभार कोई गाड़ी उधर से गुजर जाती थी। शरबतिया हाउस से निकलने के बाद ठीक 5वें माइलस्टोन पर इंस्पेक्टर सोहराब एम्बुलेंस से उतर गया। उतरने के बाद उसने सार्जेंट सलीम को फोन मिलाया और उससे 5वें माइलस्टोन पर पहुंचने के लिए कहा। इसके बाद उसने जेब से बीड़ी निकाली और उसे सुलगाकर टहलने लगा। लाश के कपड़े बदलने वाली बात उसके लिए काफी अहम थी। उसने लाश घर में सिर्फ चेहरा देखा था, वह कपड़े नहीं देख सका था। वह जिस राह पर सोच रहा था वह सब सही साबित हुआ था। शातिर अपराधी लाश को किसी भी तरह ठिकाने लगाना चाहता था। उसने न सिर्फ लाश का चेहरा तेजाब डालकर बिगाड़ दिया था, बल्कि शिनाख्त छिपाने के लिए कपड़े तक बदल दिए थे। कत्ल के किसी भी मामले में लाश सबसे अहम होती है। यही वजह है कि अक्सर अपराधी लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं। इस मामले में भी मुजरिम ने यही किया था। सोहराब को यह बात खूब समझ में आ रही थी। अगर लाश गायब हो जाती तो यह केस खासा उलझ जाता। वैसे भी अभी तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं आया था। सोहराब के लिए यह केस शतरंज के खेल की तरह हो गया था, जहां लगातार चालें चली जा रही थीं। बस फर्क इतना था कि शतरंज के खेल में खिलाड़ी सामने होता है, इस खेल में खिलाड़ी सामने से खिलाड़ी गायब था। कुछ देर बाद ही सार्जेंट सलीम कार लेकर आ गया। सोहराब आगे की सीट पर बैठ गया और घोस्ट तेजी से आगे बढ़ गई। कार के स्पीड पकड़ते ही सलीम ने पूछा, बहुत टाइम लग गया, क्या नतीजा निकला? रायना ने लाश लेने से मना कर दिया है, इंस्पेक्टर सोहराब ने बताया। ऐसा क्यों? सार्जेंट सलीम ने आश्चर्य से पूछा। उसका कहना है कि यह लाश डॉक्टर वरुण वीरानी की नहीं है, सोहराब ने बताया। उसकी बात में दम तो है। एक बिगड़े हुए चेहरे की लाश को कौन बिना सबूत के स्वीकार कर लेगा? सार्जेंट सलीम ने कहा। बरखुरदार, मुझे मालूम था कि वह लाश स्वीकार नहीं करेगी, इंस्पेक्टर सोहराब ने गंभीरता से कहा। इसके बावजूद आप इतनी सर्द रात में तफरीह के लिए निकल पड़े, सार्जेंट सलीम ने चिढ़ते हुए कहा। घर में आराम से बैठा चिकन सूप पी रहा होता इस वक्त। सलीम साहब, रायना बच्ची नहीं है, वह बहुत चालाक लेडी है। वह लाश को स्वीकार करके अपने लिए किसी भी कीमत पर मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहेगी। जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि डॉक्टर वीरानी मर चुके हैं, वह लापता ही माने जाएंगे और रायना आजाद रहेगी, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। आजाद तो वह डॉक्टर वीरानी की लाश स्वीकार करने के बाद भी रहने वाली थी, जब तक कि उस पर कत्ल का जुर्म आयद न हो जाए, सार्जेंट सलीम ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। लाश को स्वीकार करते ही कानूनी रूप से यह तय हो जाना है कि डॉक्टर वीरानी कत्ल किए जा चुके हैं। इसके बाद रायना पूरे शहर की निगाहों में आ जाएगी। इससे उसकी ऐशपरस्ती में खलल पैदा होगा। जिस तरह से अबीर के साथ उसका इश्क चल रहा है और वह आजाद इखलाती घूमती है, लोगों का शक सबसे पहले उसी पर जाएगा कि दोनों ने मिलकर डॉक्टर वीरानी को रास्ते से हटा दिया है ताकि शादी कर सकें, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। लाश का क्या होगा अब? सार्जेंट सलीम ने पूछा। जस्ट वेट, सोहराब ने कहा और डैशबोर्ड से मोबाइल उठा लिया। उसने फ्लाइट मोड हटाया और फिर कोतवाली इंचार्ज मनीष को फोन मिला दिया। उधर से फोन पिक होते ही सोहराब ने कहा, क्या रहा मनीष साहब? सर, उसने लाश लेने से मना कर दिया, मनीष ने उधर से जवाब दिया। कोई बात नहीं, शव को सदर अस्पताल के लाश घर में रखवा दीजिए। पहले की तरह लाश घर पर पहरा जारी रहेगा। किसी भी कीमत पर लाश गायब नहीं होनी चाहिए। अपराधी एक बार फिर लाश को गायब करने की कोशिश करेगा, सोहराब ने कहा और फोन काट दिया। लाश इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? लावारिस के तहत उसका अंतिम संस्कार करवा दीजिए, सार्जेंट सलीम ने तजवीज पेश की। यह लाश 100% डॉक्टर वरुण वीरानी की ही है और जब तक लाश रहेगी मुजरिम की बेचैनी का सबब रहेगी। वह उसे ठिकाने लगाने की फिर से कोशिश करेगा। यह कोशिश ही उसे हमारी नजरों में ले आएगी, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने गमगीन लहजे में कहा, एक बात का अफसोस है, एक शरीफ इंसान की लाश यहाँ से वहाँ मारी मारी फिर रही है।
सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हर इंसान का आखिरी हक है। हम कुछ मिस कर रहे हैं, सार्जेंट सलीम ने कहा। क्या? उस औरत को जो लाश घर में मिली थी। बरखुरदार, मेरे ज़हन में है वह, लेकिन रायना तक लाश पहुंचाना ज्यादा जरूरी था। क्या हम उस पार्टी में शामिल हर शख्स से पूछताछ नहीं कर सकते हैं? किस आधार पर करेंगे और क्या पूछेंगे? सोहराब ने कहा। कोई सबूत हो, शक की कोई बुनियाद हो तब न। हम 70 आदमियों से पूछते फिरेंगे कि जब कत्ल हुआ था तो वह कहाँ छुपे थे। मान लीजिए उसने बता दिया कि वह वॉशरूम में छुपा था। अब हम इसे कैसे साबित करेंगे कि वह वॉशरूम में नहीं छुपा था? कुछ देर की खामोशी के बाद सोहराब ने कहा, पार्टी में तकरीबन 70 लोग थे। सभी की निगरानी और जांच मुमकिन नहीं है। इसमें खासा वक्त लग जाएगा। मुजरिम को जितना ज्यादा वक्त मिलता है वह खुद को उतना ही सेफ करता जाता है। लेकिन हाँ, संदिग्ध लोगों की जांच जरूर की जाएगी। लाश के तौर पर हमने पहली मंजिल पाली है। मुजरिम भी जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा। शरबतिया हाउस में सीसीटीवी तो होगा, सलीम ने कहा। बरखुरदार, यह मिडिल क्लास फैमिली की पार्टी नहीं थी जहां हर बात पर फोटो और सेल्फी खींची जाती है। अरबतियों की ऐसी पार्टियों में वीडियो तो जाने दो, कोई फोटो तक नहीं खींचता है। इनके लिए प्रिवेसी सबसे अहम मुद्दा होती है। यह आपस में बेबाक होते हैं, लेकिन दुनिया वालों के सामने आइडियल ही बने रहना चाहते हैं। एक बात समझ में नहीं आई, सार्जेंट सलीम ने कहा। क्या? सोहराब ने सिगार सुलगाते हुए पूछा। आप सिर्फ कटे कान के आधार पर तो इतने आत्मविश्वास से नहीं कह सकते हैं कि यह लाश डॉक्टर वीरानी की ही है। इस विश्वास की वजह क्या है? वक्त आने पर बता दूंगा, सोहराब ने कहा। प्यार और पैसा। कोतवाली इंचार्ज मनीष के जाने के बाद रायना ने राजेश शरबतिया की कमर में चुटकी काटते हुए कहा, तुम भी न डार्लिंग, न दिन देखो और न रात। शरबतिया हाउस में मुझे बुलाने के बहाने ढूंढते रहते हो। तुम इतना हंगामा कर चुकी हो लाश के लिए, इसलिए मैं अकेला कोई फैसला नहीं लेना चाहता हूँ, राजेश शरबतिया ने शिकायती लहजे में कहा। दोनों लॉन में आ गए थे और अब साथ साथ टहल रहे थे। अभी तक उसी गम में डूबे हुए हो, रायना ने कहा। डार्लिंग, मैं सबको सेफ करना चाहती हूँ। वीरानी गया तो गया, लेकिन अब उसके चक्कर में मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम तो नहीं बना सकती ना। वैसे भी उस बूढ़े ने मुझे कोई सुख नहीं दिया था। वह एक अच्छा प्रेमी जरूर था, लेकिन एक अच्छा पति नहीं था, रायना ने आंख मारते हुए कहा। मैं तो कब से तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं, राजेश शरबतिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ शरबतिया, जो एक बूढ़े को छोड़कर दूसरे अधेड़ का हाथ थाम लूं। अभी मेरी उम्र ही क्या है। वैसे भी तुम सारे पैसे वाले बूढ़े अंदर से खूसट होते हो। पैसे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, और एक जवान लड़की को पैसे के अलावा भी कुछ चाहिए होता है, रायना ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ, शरबतिया ने रायना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। 1-2 रातों के लिए तो तुम ठीक हो, लेकिन उम्र भर के लिए नहीं, रायना ने हंसते हुए कहा। बहुत कमीनी हो, शरबतिया ने रुककर ठहाका लगाते हुए कहा। तुम धन पशुओं को ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, रायना ने चुभते हुए लहजे में कहा। ऑफ कोर्स, शरबतिया ने कहा। उसके बाद उसने रायना के गालों को छूते हुए कहा, लेकिन पूरी दुनिया में तुम सिर्फ एक ही ब्रांड हो। ब्रांड अपनी कीमत बताए, उससे 2 गुनी कीमत दूंगा। तुम धन पुरुषों को लिए लड़कियां प्रोडक्ट ही होती हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारा प्यार तो कबूल है, लेकिन रखैल बनकर रहना नहीं, रायना ने बेबाकी से कहा। बहुत मुश्किल से वीरानी से पिंड छूटा है, अब किसी बूढ़े के पल्ले नहीं बंधना। अभी रायना ने बात पूरी ही की थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वह पलट पड़ी। शरबतिया भी उधर ही देखने लगा। क्या सोहराब के हाथ कोई सुराग लग सका? डॉक्टर वीरानी की लाश का क्या हुआ? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 20। वापसी।
राजेश शरबतिया की वाइफ नाइट गाउन में उन दोनों की तरफ चली आ रही थी। उसे देखते ही रायना ने पूछा, आप अभी तक यहीं रह रही हैं? लगता है आपको फार्म हाउस की लाइफ रास आ रही है। शहर में ही थी, कल ही तो आई हूँ, शरबतिया की बीवी ने कहा। फिर पूछने लगी, तुम कब आई और यहाँ क्या कर रही हो? आओ अंदर आओ, बाहर तो बहुत सर्दी है। राजेश शरबतिया की शहर में कई कोठियां और हवेलियां थीं। इनमें से सबसे आलीशान कोठी मीनाका हाउस में वह रहता था। बीच बीच में वह फार्म हाउस भी आते रहते थे। बस इधर एक दोस्त से मिलन आई थी। शरबतिया साहब ने फोन पर बताया कि वह यहीं हैं, इसलिए चली आई। रायना ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। इतनी रात में कहाँ जाओगी? फिर सर्दी भी बहुत है, यहीं रुक जाओ, कल हमारे साथ वापस चलना, शरबतिया की वाइफ ने कहा। मुझे अकेले नींद नहीं आती है, रायना ने आंख मारते हुए शोखी से कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। शरबतिया और उसकी बीवी ने अर्थपूर्ण अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद दोनों रायना की तरफ देखने लगे। रायना ने कार की तरफ जा रही थी। रायना ने कार में बैठने से पहले एक बार घूमकर दोनों की तरफ देखा और उसके बाद कार का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गई। रिश्वत। सार्जेंट सलीम जब गुलमोहर विला पहुंचा तो थककर चूर हो रहा था। अपने कमरे में जाते ही बिना कपड़े उतारे कंबल में घुस गया। कुछ देर बाद ही उसके खर्राटे गूंजने लगे। दिन भर की भागदौड़ ने उसे इतना थका दिया था कि उसने डिनर भी नहीं किया। सुबह सलीम की आंख जल्दी खुल गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने फोन उठाया और 121 नंबर मिलाकर कुछ देर इंतजार करता रहा। दूसरी तरफ से फोन उठते ही तेज आवाज में चिल्लाया, मेरी नींबू की चाय अब तक क्यों नहीं आई? शाने 10 मिनट में चाय नहीं पहुंची तो तेरी शान में गुस्ताखी तय है। शाना ठीक 8वें मिनट में चाय की ट्रे लेकर उसके बेडरूम में हाजिर हो गया। जब वह बेड के बगल की छोटी सी टेबल पर चाय की ट्रे रखने लगा तो सलीम ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम हो बहुत शानदार आदमी। शायद इसीलिए घर वालों ने शाने नाम रखा था। मेरा नाम शाने आलम है, शाने ने जवाब दिया। बेटा तुझे अपने नाम की मीनिंग पता है? सार्जेंट सलीम ने चाय कप में उंडेलते हुए कहा। क्यों नहीं पता है? शाने आलम का मतलब होता है दुनिया की शान, शाने ने जवाब दिया। वेरी गुड बेटा, लेकिन यह कुछ ज्यादा तारीफी नाम नहीं हो गया? सोहराब ने चाय में नींबू की बूंदें निचोड़ते हुए पूछा। नाम अच्छे ही रखने चाहिए, शाने ने कहा। तुमने आज खुश कर दिया, सलीम ने कहा और पर्स से 500 रुपए का नोट निकालते हुए कहा, यह लो तुम्हारा इनाम। सार्जेंट सलीम ने आज भरपूर नींद ली थी और उसका मूड इस वक्त बहुत अच्छा था। सर ने रिश्वत लेने से सख्ती से मना किया है, शाने ने जवाब दिया। मेरे लाल पीले हरे, यह रिश्वत नहीं प्यार है, सार्जेंट सलीम ने पुचकारते हुए कहा। ना जी, हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए, शाने ने गंभीरता से कहा और कमरे से बाहर चला गया। सलीम उसे तारीफी नजरों से जाते हुए देखता रहा। चाय पीकर सलीम वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वह डाइनिंग हॉल में था। वहां उसे सोहराब नजर नहीं आया। उसने झाना से पूछा तो पता चला कि सोहराब उसे घर छोड़ने के बाद फिर कहीं चला गया था। उसे बड़ा अजीब लगा। वह जानता था कि सोहराब पर काम का भूत सवार रहता है। नाश्ता करने के उपरांत उसने कॉफी बनाई और पीने लगा। कुछ देर बाद वह बाहर निकल आया। पार्किंग की तरफ जाने पर पता चला कि सोहराब फैंटम ले गया है। घोस्ट वहीं खड़ी थी। वह स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद घोस्ट कोठी से बाहर आ गई। उसका रुख खुफिया महकमे की तरफ था। लाश का अगवा। तकरीबन आधे घंटे बाद वह खुफिया महकमा पहुंच गया। सार्जेंट सलीम घोस्ट को पार्किंग लॉट की तरफ ले गया तो वहां उसे सोहराब की फैंटम नजर आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ओह तो हुजूर यहाँ हैं। उसने घोस्ट को पार्क किया और नीचे उतर आया। उसके बाद वह सीधे इंस्पेक्टर सोहराब के ऑफिस की तरफ चल दिया। सोहराब ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था। सलीम जाकर सामने की चेयर पर बैठ गया।
सोहराब ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। सलीम कुछ देर यूं ही बैठा रहा। उसे बेचैनी होने लगी। उसने 2 बार बहुत जोर जोर से खांसा, मानो यह एहसास कराना चाहता हो कि सोहराब के अलावा भी कोई है इस रूम में। इसके बावजूद सोहराब ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। इससे खींचकर सलीम ने कहा, अगर कोई खूबसूरत लड़की होती तो भी क्या आप ऐसे ही इग्नोर करते उसे? इस बात पर भी सोहराब कुछ नहीं बोला। कुछ वक्त गुजरने के बाद सलीम ने जेब से पाउच निकाला और पाइप में वान गॉग का तंबाकू भरने लगा। लाइटर से पाइप सुलगाया और धुएं के गोले बनाने लगा। सोहराब ने फाइल बंद करके मेज पर रख दी। सार्जेंट सलीम ने देखा उस पर डॉक्टर वरुण वीरानी का नाम लिखा हुआ था। नाइस पाइप, इंस्पेक्टर सोहराब ने सलीम के पाइप की तरफ देखते हुए कहा। वान गॉग का हैंडमेड चेरी वुड पाइप है, कल ही मंगाया है, सार्जेंट सलीम ने बताया। काफी खूबसूरत है, सोहराब ने कहा। अच्छा लग रहा है तो आप ले लीजिए, मैं दूसरा मंगा लेता हूँ, सार्जेंट सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। सोहराब ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, कॉफी पीनी है? आपका मेहमान हूँ, यह फर्ज तो आपका बनता ही है। लेकिन ब्लैक नहीं, सलीम ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर सोहराब ने बेल बजाई। एक चपरासी अंदर आ गया। एक ब्लैक कॉफी, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। साहब को आज उनकी पसंद की कॉफी पिलाओ। एस्प्रेसो मैक की। ऑटो, सार्जेंट सलीम ने कहा। चपरासी के जाने के बाद सलीम ने सोहराब से पूछा, फाइल छानने पर कुछ मिला आपको? हाँ, 1 सालमन मिली है। डिनर में वही बनेगी आज, सोहराब ने पूरी गंभीरता से कहा। सालमन एक खास मछली का नाम है। यह समुंदर और नदी दोनों में पाई जाती है। काफी महंगी होती है। सालमन में ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है। इसे दिल, त्वचा, दिमाग के लिए काफी बेहतर माना जाता है। इसके अलावा सालमन प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। नॉन वेजिटेरियन के बीच यह बात मशहूर है कि सालमन मछली नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। सोहराब की बात पर सलीम ने खींचते हुए कहा, डॉक्टर वीरानी का शव कब तक लाश घर में रखा रहेगा? जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, या फिर जब तक उसकी बीवी रायना उस लाश को डॉक्टर वीरानी की लाश मान नहीं लेती है। तभी चपरासी कॉफी ले आया और दोनों की बात रुक गई। चपरासी के जाने के बाद सलीम ने कहा, मुझे तो लगता है रायना और अबीर ने मौका देखकर डॉक्टर वीरानी को रास्ते से हटा दिया है ताकि दोनों शादी कर सकें। हो सकता है, इंस्पेक्टर सोहराब ने गंभीरता से जवाब दिया। राजेश शरबतिया भी उसे मजबूर करने के लिए डॉक्टर वीरानी को रास्ते से हटा सकता है, सलीम ने खदशा जाहिर किया। यह भी संभव है, सोहराब ने कहा। इसके बाद सलीम ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया कि सोहराब जब तक पुख्ता सबूत न जुटा ले वह कुछ नहीं बोलेगा। सोहराब ने कॉफी खत्म की और कुर्सी से उठते हुए कहा, आओ चलें। कहाँ? सलीम ने पूछा। लाश घर, सोहराब ने जवाब दिया। हम कब तक लाश के चक्कर लगाते रहेंगे आखिर? सलीम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जब तक हम खुद लाश में तब्दील नहीं हो जाते, सोहराब ने कहा। इसके बाद वह ऑफिस से बाहर आ गया। दोनों पार्किंग लॉट तक गए। सोहराब ने घोस्ट का गेट खोला और स्टीयरिंग सीट संभाल ली। सलीम दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर सोहराब के बगल वाली सीट पर बैठ गया। इसके बाद कार आगे बढ़ गई। कार खुफिया महकमे से निकलकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, ब्लैक कलर की एक कार उसके पीछे लग गई। सोहराब ने कुछ दूर जाते ही यह बात भांप ली थी। इसके बावजूद वह बेपरवाह बना रहा। न तो उसने घोस्ट की स्पीड बढ़ाई और न ही उसे डांच देने की कोशिश ही की। कुछ दूर जाने के बाद पीछे वाली कार ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। इसके बावजूद सोहराब ने घोस्ट की रफ्तार वही रखी। हालांकि उसके लिए यह बहुत आसान था। घोस्ट 3 सेकंड में 100 की रफ्तार पार कर सकती थी। इसके बावजूद सोहराब ने अपनी कार की स्पीड नहीं बढ़ाई। 2 लेन की यह रोड 1 वे थी। पीछे वाली कार ने घोस्ट को बहुत तेजी से ओवरटेक किया और फिर कुछ आगे जाने के बाद उसकी स्पीड काफी कम हो गई। कार अब सड़क पर जिगजैग स्टाइल में चल रही थी, कभी दाहिनी तरफ बढ़ती और कभी बाईं तरफ।
सोहराब को मकसद समझ में आ गया। कार में सवार लोग किसी भी तरह उसका वक्त खराब करना चाहते थे। कुछ आगे जाने के बाद सर्विस लेन शुरू हो गया। सोहराब ने घोस्ट को सर्विस लेन पर उतारने के साथ ही एक्सीलेटर पर पैरों का दबाव बढ़ा दिया। नतीजे में कार की स्पीड चौथे सेकंड में 120 किलोमीटर तक पहुंच गई। पीछा करने वाली कार काफी दूर रह गई थी। सोहराब अगला चौराहा रेड लाइट होने से ठीक पहले क्रॉस कर गया। कार को टर्न करने के बाद उसने फिर से स्पीड बढ़ा दी। वह जल्दी से जल्दी सदर अस्पताल पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद उसकी कार सदर अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। उसने घोस्ट को पार्किंग लॉट में पार्क किया और उतरकर तेजी से लाश घर की तरफ चल दिया। वह नुक्कड़ पर एक स्ट्रेचर से टकराते टकराते बचा। कुछ दूर जाने के बाद ही सोहराब पलटकर स्ट्रेचर की तरफ देखने लगा। स्ट्रेचर को एक नर्स और एक वार्ड बॉय बहुत तेजी से लिए जा रहे थे। सोहराब ने उन्हें पुकारते हुए कहा, रुको। इसके बावजूद वह नहीं रुके। उनकी रफ्तार और तेज हो गई थी। स्ट्रेचर को लेकर वह लिफ्ट में चले गए। जब तक सोहराब और सलीम वहां पहुंचते, वह लोग लिफ्ट में सवार हो चुके थे और लिफ्ट का गेट बंद हो चुका था। सोहराब ने लिफ्ट का गेट खोलने के लिए दीवार पर लगे बटन को कई बार दबाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ताज्जुब की बात यह थी कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जाता हूँ। लिफ्ट को वापसी में इस फ्लोर पर रोकने के लिए बटन दबाते रहना, सोहराब ने कहा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। जब वह इस फ्लोर के ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा तो लिफ्ट वहां भी नहीं रुकी थी। वह ऊपर की तरफ ही जा रही थी। सोहराब आश्चर्य से भरा हुआ ऊपर की सीढ़ियों की तरफ लपका। इसी तरह से 2 फ्लोर और पार हो गए। लाश को चुराकर भागने वाले लोग कौन थे? क्या वह लाश डॉक्टर वरुण वीरानी की थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।